तो आज मैं कहानी लेकर के आया हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई कोटा फैक्ट्री सीजन 3 की। इस सीरीज को काफी पसंद किया गया है, खासकर वो लोग इस कहानी से कुछ ज्यादा ही रिलेट कर पाएंगे जो लोग क्लास 12 के बाद जेई मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, दिन रात पढ़ना पड़ता है ताकि उन्हें एक डिसेंट सा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए या फिर उन्हें IIT मिल जाए। खैर, हम चलते हैं कहानी की तरफ। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इस सीजन की शुरुआत होती है कोटा को दिखाते हुए और महेश्वरी क्लासेस के बाहर में पोस्टर लगाया जा रहा था और देखना होगा कि अगले साल ऑल इंडिया रैंक 1 किसका आता है। मीना और उदय कचौड़ी खाने के लिए आए हुए थे और वो लोग अपने दोस्त वैभव का इंतजार कर रहे थे। वैभव वहां पर आता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि DPP पे 4 सवाल आए थे और चारों एंट्रोपी से, और चारों ही सवाल नहीं बने। मीना सवाल देखता है और मीना भी सवाल समझ नहीं पा रहा था। वो लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं कि वो लोग इस साल जेई मेंस दे रहे हैं और उनसे ये सवाल नहीं बन रहा। उन्हें महेश्वरी के A1 बैच का स्टूडेंट दिख जाता है जिसका नाम सक्षम है, मगर वो भी भाव खाता है और कहता है कि उसके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का समय नहीं है। लेकिन वो तीनों के डेडिकेशन को देखकर कहने लगता है कि तुम लोग अभी 11th में हो, ट्राई करो, हो जाएगा। मगर वो तीनों तो 12th में थे। अब उन्हें जीतू भैया की याद आती है तो वो लोग पहुंचते हैं एमर्स, लेकिन जीतू भैया 14-15 दिन से गायब हैं। किसी को लगता है कि उनके मामा की शादी है, किसी को लगता है चाचा की शादी है, मगर पता चलता है कि उनके दादाजी को बुखार है। मगर कुछ दिन पहले दादी को बुखार था। बहुत कंफ्यूजन है। गगन सर और बबलू भैया उन तीनों को समझाते हैं कि अगले मंडे से क्लास शुरू हो जाएगा, बस इतना घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखो। लेकिन असली में जीतू भैया की खबर किसी को पता ही नहीं है। जीतू भैया कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। जीतू भैया को बबलू का कॉल आता है लेकिन वो फोन नहीं उठाते। वो बस ऐसे ही बिस्तर पर पड़े हुए हैं। दूसरों को मोटिवेट करने वाले उनकी ही आज ये हालत है। उनके स्टूडेंट वर्णाली के आत्महत्या से जीतू भैया कुछ ज्यादा ही अफेक्ट हुए हैं। जीतू भैया जानते हैं कि कैसे इंजीनियरिंग में एक मौका पाने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर में जब लोग जो सोचते हैं उनका वो सपना पूरा नहीं होता तो कितना दुख होता है। उसका दोस्त ध्रुव उसे कॉल करता है मगर जीतू भैया कॉल नहीं उठाते। बहुत सोचने के बाद वो ध्रुव को कॉल करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और जीतू भैया अचानक से पैसों के बारे में बात करने लगते हैं कि तेरे पैसे मैं तुझे लौटा दूंगा। ध्रुव कहता है कि मैंने पैसों के बारे में तुझसे कुछ भी बोला? जीतू पूछता है कि आखिर उसने कॉल क्यों किया, तो वो बताने लगता है कि उसके चाचा और चाची अपने बेटे को कोटा भेजना चाहते हैं, मगर वो परेशान है और वो चाहते हैं जीतू भैया से बात करें। मगर जीतू कॉल ही नहीं उठा रहा था तो उसने अपने चाचा के लड़के को भेज दिया है कोटा, क्योंकि जीतू है तो सब कुछ संभालेगा। मगर अब जीतू भैया श्योर नहीं थे। जीतू भैया के कोचिंग में वैभव अपने कजन भाई से बात कर रहा था जो IPL की ट्रेनिंग ले रहा है, और ये बात वो उदय और मीना को बताता है कि उसका भाई पढ़ाई में तो बेकार था लेकिन क्रिकेट में वो नंबर 1 है। अब आखिर में जीतू भैया कोचिंग पहुंच जाते हैं और बबलू चिल्लाए जा रहा था कि वो फोन क्यों नहीं उठाता, तो बबलू से वो कहता है कि क्लास के बाद वो बात करेगा। जीतू भैया क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे होते हैं मगर वो तीनों दोस्तों को सुनते हैं बात करते हुए, तो वो वैभव से पूछते हैं कि चल क्या रहा है, तो वो बताता है कि उसका कजन भाई मिंकू आने वाला है, इसलिए वो एक्साइटेड है। लेकिन यहाँ जीतू भैया गुस्सा हो जाते हैं और साफ साफ ये उनका फ्रस्ट्रेशन था और कहने लगते हैं कि अब सारा वक्त तू अपने भाई के साथ बिताएगा, उनके साथ खाना खाने जाएगा और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो ये बोलेगा कि जीतू भैया ने संभाला नहीं। जीतू भैया पहले की तरह बिल्कुल भी रिलैक्स तो नहीं लग रहे थे। खैर, वैभव का कजन भाई मिंकू कोटा पहुंच जाता है जिसे तीनों दोस्त मिलते हैं और सभी का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है। अब चारों कमरे में बातें कर रहे थे और मीना उसे कचौड़ी खाने को देता है मगर मिंकू मना कर देता है और उदय ये देखकर हैरान हो जाता है कि मिंकू का विराट कोहली के साथ एक फोटो था। अब हम एक नई केमिस्ट्री टीचर पूजा मैम को देखते हैं जो एमर्स में पढ़ाती है, और वो जिस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाती है सभी लोग काफी इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। जीतू भैया ने अभी तक पूजा मैम से बात ही नहीं की है क्योंकि वो तो कोटा में हो रहे सुसाइड केस से काफी ज्यादा परेशान था। वो सभी पूजा मैम के बारे में ही बात कर रहे थे कि तभी वहां पर पूजा आ जाती है और कहने लगती है कि अगर मेरी बुराई करनी है तो चेहरे पर करिए, अगर अच्छी बात करनी है तो पीठ पीछे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदय तीनों लड़कियों को ले आता है मिंकू से मिलाने के लिए और शिवांगी सभी को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि वर्तिका आपके भाई की गर्लफ्रेंड है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और खुश होते हैं क्योंकि मिंकू का IPL के लिए ट्रेनिंग चल रहा है। लेकिन मिंकू कहने लगता है कि इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है।
उसके बाद वो सभी लोग क्रिकेट खेलने का प्लान बनाते हैं, मगर वैभव कुछ नाराज लग रहा था। सभी लोग क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते हैं और वैभव अपने कमरे में पढ़ाई करता है, जबकि उसके सारे दोस्त मिंकू के साथ मस्ती कर रहे थे। अगले दिन वैभव वर्तिका के साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो वर्तिका से एक आसान सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। वैभव उसे सॉल्व कर देता है और कहने लगता है कि इतना इजी प्रॉब्लम तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, तुम लोग जाके क्रिकेट खेलो, पढ़ाई मत करो। तुम लोग ऐसे एक्साइटेड हो रहे हो जैसे कि मिंकू ने IPL ट्रॉफी जीत लिया है। वर्तिका कहने लगती है कि वैभव को जलन हो रही है। जीतू भैया पूजा से मिलने के लिए आते हैं और पूजा मैम भी उन्हें जीतू भैया कहती है, तो जीतू भैया कहते हैं कि कम से कम आप तो मुझे भैया ना बुलाएं। जीतू भैया ये पूछने के लिए आए थे कि पूजा मैम यहाँ कब तक पढ़ाने वाली है। पूजा कहती है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं साल के अंत तक यहीं रहूंगी, बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसके बाद मैं जयपुर चली जाऊंगी क्योंकि कोटा मुझे रास नहीं आता। वैभव को उसकी मम्मी कॉल करती है और वैभव को बताती है कि मिंकू का IPL में सिलेक्शन हो गया है और उसकी तो लाइफ सेट हो गई। वैभव हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तो इससे अच्छा है कि मैं भी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लेता हूँ, मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी। साफ साफ वो अपने भाई के कामयाबी से वो खुश नहीं था। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी सभी लोग मिंकू को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं, जिससे वैभव का चेहरा और उतर जाता है। अगले दिन क्लासेस के बाद उदय और मीना बहुत ज्यादा खुश थे कि मिंकू का सिलेक्शन हो गया और वैभव से वो पार्टी मांग रहे थे, लेकिन वैभव उन पर चिल्ला देता है, जो जीतू भैया भी सुन लेते हैं। तीनों दोस्त जीतू भैया से मिलते हैं और वैभव उन्हें बताने लगता है कि मिंकू का सिलेक्शन हो गया और सभी उसी के पीछे पड़ गए हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। आखिर में वो इस बात को मान लेता है कि वो अपने भाई के सक्सेस से जल रहा है और वो खुद के बारे में सोचता है कि पता नहीं इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका IIT में होगा कि नहीं। जीतू भैया उन्हें कहने लगते हैं कि तेरे मिंकू भैया भी यही सोचते होंगे पहले कि दिन रात प्रैक्टिस करता हूँ, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। मगर वो दिन रात लगा रहा तो वो वहाँ पहुँच गया। भैया ये भी कहते हैं कि हर गली में लोग क्रिकेट खेलने वाले मिल ही जाएंगे और सिलेक्शन होता है बस 10 से 50 लोगों का। ज्वाइंट के लिए तो फिर भी 10 लाख लोग एग्जाम देते ही हैं। सक्सेस रेट खुद से पता लगा लो क्रिकेट का कितना कम है। वो उसे समझाते हैं कि खुद को अपने भाई से कंपेयर मत करो, अपने भाई से इंस्पिरेशन लो। इसके बाद जीतू भैया साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधा से मिलने के लिए जाते हैं और वो उनसे बातें करते हैं और अपना मन हल्का करते हैं और कहते हैं कि अब मैं पहले जैसा हो गया हूँ, क्लासेस करने में मन लगता है। लेकिन सुधा उसे कहती है कि जब भी बात करने का मन हो तो यहाँ आ सकते हो। जीतू भैया अपने कमरे में दीवार पर पड़े सीलन को ठीक करवाते हैं और वैभव मिंकू से बात करता है और वो अब अपने भाई के लिए काफी खुश था। अब तो जीतू भैया भी मजाक को काफी ज्यादा सीरियस लेने लगते हैं। दूसरी तरफ वर्तिका वो पढ़ाई में काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगती है। उस सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे जो वैभव उसे सॉल्व करके दे देता है। बबलू बताता है कि जीतू भैया को एक पॉडकास्ट में जाना होगा। दूसरी तरफ उन्हें ये भी सोचना होगा कि अगले साल पूजा मैम की जगह कौन पढ़ाएगा। मकान मालकिन की बेटी मीना से कमरे का भाड़ा मांगती है और कहती है कि अगर आज रात तक किराए नहीं मिले तो कमरे में ताला लग जाएगा। मीना उदय से मिलने के लिए जाता है तो कमरे के अंदर से उसे अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, मगर ये तो बस शिवांगी है जो उदय को मसाज दे रही थी। खैर वो सभी वहाँ बैठकर नूडल्स खाने लगते हैं और शिवांगी समझ जाती है कि मीना कुछ छुपा रहा है। उदय उसे पूछता है कि तूने किराए के तो दिए, और वो उसे कहता है कि अगर पैसे चाहिए तो बोलना। मीना कहता है कि घर से पैसे आने वाले हैं, फिर मैं दे दूंगा। शिवांगी अपने मम्मी के हाथ के बनाए हुए लड्डू लेकर आती है और उदय को दे देती है और कहती है जल्दी खत्म मत करना। तो वहीं देखते हैं कि एक दिन तीनों मंदिर जाते हैं और उदय मीना को 500 का नोट देने की कोशिश करता है और उसे वो घंटी में छुपा देता है, मगर जब वो नोट गिरता है तो मीना वो नोट पंडित को दे देता है और कहता है कि मंदिर का पैसा मंदिर में ही रहना चाहिए। खैर अब हम जीतू भैया को पॉडकास्ट में देखते हैं जहाँ वो कोटा में आने वाले बच्चों के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे इसमें से कुछ बच्चे आगे तो निकल जाते हैं लेकिन बाकी के बच्चों के डेडिकेशन को हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। हालांकि सभी ने एक जैसे ही मेहनत की है। जीतू भैया के हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव आना चाहिए। पॉडकास्ट में जीतू भैया अपने कोचिंग सेंटर एमर्स का प्रमोशन भी करवा लेते हैं और वैभव और उदय मीना से मिलने के लिए आते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि आखिर वो अपनी प्रॉब्लम शेयर क्यों नहीं करता। मीना पैसे लेने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके परिवार में प्रॉब्लम कब तक चलेगी, क्योंकि उसके गाँव में सूखा पड़ा हुआ है। मीना उधार के पैसे नहीं ले सकता क्योंकि उसे पता है वो पैसे नहीं लौटा पाएगा, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के सामने ही काफी छोटा फील करेगा। मगर वैभव उसे समझाता है कि मुझे पता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मगर पैसे लेने से तेरी मदद हो जाएगी। मगर फिर भी मीना पैसे नहीं लेता, जिसके बाद उदय उसे एक लड़के से मिलाता है जिसे मीना को पढ़ाना होगा और बदले में उसे 3000 रुपए मिलेंगे। मीना किसी तरह एडजस्ट कर लेगा और लड़के को पढ़ा भी देगा। वैभव देखने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वर्तिका
वर्तिका वैशाली के साथ बैठकर मैग्नेटिज्म का चैप्टर पढ़ रही थी, लेकिन वर्तिका ने कहा था कि वो इस हफ्ते मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ेगी, मतलब कि वर्तिका उसे झूठ बोल रही है। जीतू भैया अग्रवाल सर से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि अब सब कुछ सही चल रहा है, मगर वो लोग केमिस्ट्री टीचर ढूंढ रहे हैं। तो अग्रवाल सर कहते हैं कि मैं पूजा से बात करूंगा, वो एमर्स नहीं छोड़ेगी। वैभव वर्तिका को उसके पीजी छोड़ देता है और आखिरकार उसे पूछ लेता है कि फिजिक्स मुझे भी अच्छी आती है, तो तुम वैशाली के साथ पढ़ने के बजाय तुम मेरे साथ क्यों नहीं पढ़ती। वर्तिका कहती है तुम नहीं समझोगे। फिर हम मीना को देखते हैं जो उसी लड़के को ट्यूशन पढ़ाने लगता है और उसे 21 दिन का महत्व बताता है। वो लड़का मीना को सर कहता है, मगर मीना कहता है कि मुझे भैया बुलाने के। तभी वहां पर उस लड़के के पापा आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसकी बुआ का बेटा भी है जो आपसे पढ़ना चाहता है, क्या आप मैनेज करके उसे भी पढ़ा देंगे। मीना के पास इतना समय तो नहीं था और आखिर में उसे महीने के 3000 रुपए मिल भी जाते हैं, जिसका वो इंतजार कर रहा था। अब एक और स्टूडेंट को पढ़ाना था, तो इसीलिए वो अपना टाइम टेबल मैनेज करने लगता है। अब वो किराए के पैसे देता है, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में वो अपना टाइम पढ़ाई में नहीं दे पाता। एक दिन मीना को उसके राजेश भैया का कॉल आता है, लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं होती कि वो फोन उठाए। वैभव भी काफी नाराज था कि मीना उसका फोन नहीं उठा रहा था और वो उदय को बताने लगता है कि वो वर्तिका के साथ डेट पर गया था और वो बता देता है कि वर्तिका उसके साथ पढ़ाई करने से मना कर दी है। रीजन पूछने पर वो ये बोली थी कि वैभव समझ नहीं पाएगा। ये सुनकर शिवांगी उसे समझाने लगती है कि कैसे वैभव वर्तिका को अंडर कॉन्फिडेंट फील कराता है। जैसे कि वैभव बोलते रहता है कि क्वेश्चन आसान था तो वर्तिका सॉल्व क्यों नहीं कर पाई, शायद इसीलिए वर्तिका वैभव के साथ पढ़ना नहीं चाहती। वो वैभव से कहती है कि ये तेरा पहला रिलेशनशिप है, शायद इसीलिए तू गड़बड़ कर रहा है। शिवांगी उसे समझाती है कि वर्तिका की गलतियां निकालने से अच्छा है कि वैभव उसकी मदद करे। इसलिए वैभव वर्तिका से मिलता है और उसे माफी मांगता है। अपने बर्ताव को लेकर वर्तिका उसे माफ कर देती है कि कम से कम वो उसके प्रॉब्लम को तो समझा और उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ पढ़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि रिलेशनशिप में दोनों का इक्वल होना जरूरी है और जब भी तुम मुझे पढ़ाते हो तो तुम टीचर बन जाते हो और मैं तुम्हारी स्टूडेंट। अच्छा यही होगा कि अब हम दोनों अलग अलग पढ़ें। रात में देखते हैं कि मीना एमर्स कोचिंग के बाहर खड़ा था जीतू भैया से मिलने के लिए कि तभी उसके पिता का कॉल आता है, जो उसे पैसे भेजने को लेकर कॉल कर रहे थे और कहते हैं कि पैसे भेजने में थोड़ा लेट होगा, लेकिन मीना कहता है कि उसने पैसे बचा रखे थे तो काम हो जाएगा। तभी रात में मीना को उसके स्टूडेंट का कॉल आता है जो उसे एक सवाल पूछता है जो वो अपनी माँ के सामने पूछ नहीं पाया। अगले दिन मीना जीतू भैया से मिलता है और जीतू भैया उसे कह रहे होते हैं कि आजकल मीना क्लास में आता नहीं। खैर मीना उनसे एक सवाल पूछता है कि अगर एक लड़के को एक लड़की से अट्रैक्शन हो जाए तो क्या करेंगे। एक लड़की नहीं 2 लड़की। जीतू भैया हैरान हो जाते हैं कि आखिर मीना कहाँ फंस गया, वो क्या कर रहा है। मीना बता देता है कि उसका एक स्टूडेंट है और ये सवाल उसी का है। वो ये भी बता देता है कि वो ट्यूशन पढ़ा रहा है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। जिसके बाद जीतू भैया उदय और वैभव को बुलाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि आखिर उन्होंने मीना को समझाया क्यों नहीं कि वो अपना वक्त ट्यूशन पढ़ाने में बर्बाद ना करे, वो पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन वो लोग भी कहते हैं कि हम लोगों ने पैसे देने की कोशिश भी की, मगर मीना कहता है कि वो पैसा नहीं ले सकता। जीतू भैया उसे कहने लगते हैं कि तू तो बहुत जल्दी बड़ा हो गया, आत्मसम्मान की बात कर रहा है, मैं खुद ये कोचिंग सेंटर पैसे लेकर चला रहा हूँ। वो मीना को डांटने लगते हैं कि अभी प्रायोरिटी IIT है, ना कि 5-10 हजार के लिए ट्यूशन पढ़ाना। क्लास का एवरेज 38 है, लेकिन मीना के 28 मार्क्स आ रहे हैं, जिसे मीना भी शॉक हो जाता है। अब तीनों को वो समझा बुझा कर भेज देते हैं और ये देखकर गगन सर कहने लगते हैं कि आप तो कुछ ज्यादा ही स्टूडेंट के लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कि इतने में वहाँ पर और 2 स्टूडेंट आते हैं और कहते हैं कि उन्हें मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, जो गगन सर पढ़ाते हैं, मतलब कि अब गगन सर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। दोनों टीचर को ये भी सुनकर झटका लगता है कि उन दोनों स्टूडेंट को फिजिक्स में भी प्रॉब्लम हो रही है, जो जीतू भैया पढ़ाते हैं। गगन सर ये जानकर जीतू भैया से कहने लगते हैं कि अच्छे स्टूडेंट तो महेश्वरी चले जाते हैं, एवरेज स्टूडेंट प्रोडिजी ज्वाइन करते हैं और जितने बचे कुछ स्टूडेंट हैं वो हमारे जैसे छोटे मोटे कोचिंग सेंटर में आते हैं और इनके तो 11th के बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते। गगन सर एक सुझाव देते हैं और कहते हैं कि जितने भी टॉप स्टूडेंट हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाते हैं और बाकी के स्टूडेंट पर हम अलग से फोकस करेंगे, ताकि एक ही टॉपिक बार बार पढ़कर हम टॉपर स्टूडेंट के समय को बर्बाद ना करें। लेकिन जीतू भैया भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मैंने इस कोचिंग को इसलिए नहीं खोला था कि मैं सिर्फ टॉपर्स पर ध्यान दूंगा, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को एक जैसा मानता हूँ। जीतू भैया के कहने पर मीना ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देता है और आखिरी बार वो उस लड़के चिंटू से कहता है कि तू अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, लड़कियों पर नहीं। फिर हम जीतू भैया को देखते हैं जो अपने कमरे में सीलन को देखने लगते हैं जो वापस से आ गया था।
जीतू भैया डॉक्टर सुधा से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और वो उनसे बात करने लगते हैं कि कैसे वो गगन सर के ऊपर चिल्लाया था, जो सही नहीं था। जीतू भैया को लगता है कि सारे स्टूडेंट्स एक जैसे होते हैं, इसीलिए वो सिर्फ टॉपर पर ध्यान नहीं दे सकता। डॉक्टर उसे बताने लगती है कि हर किसी का एक पर्सपेक्टिव होता है। जीतू भैया को गगन सर से बात करनी चाहिए। जीतू भैया स्टूडेंट के बारे में कहने लगते हैं कि हर कोई इन स्टूडेंट्स को जेईई एस्पिरेंट समझ बैठा है, लेकिन असली में ये सिर्फ 15-16 साल के बच्चे ही तो हैं, अपने घर से दूर, अपने माँ बाप से दूर यहाँ रहते हैं कोटा में, और उनके ऊपर कितना प्रेशर है। इसलिए जीतू भैया डरते हैं कि कहीं ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ में अपना नुकसान ना कर लें। वैभव और मीना के सामने शिवांगी एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर देती है और कहने लगती है कि वो नीट के टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रही है और उसे बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले। मगर मीना कहने लगता है कि हम तो डीपीपी में ही अटके हुए हैं, टेस्ट सीरीज तो दूर की बात है। जीतू भैया क्लास में देखते हैं कि बहुत कम स्टूडेंट आए हुए थे क्योंकि टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला था और सभी पढ़ाई करने में बिजी हैं। वैभव, वर्तिका, मीनल ये सब पढ़ने के लिए आए हुए थे, तो उन लोगों से पूछने पर वो लोग कहने लगते हैं कि उनकी तैयारी अभी हुई ही नहीं है, वो लोग टेस्ट सीरीज कैसे देंगे, ऐसे में उनका रैंक भी अच्छा नहीं आएगा। जिस पर जीतू भैया उन्हें समझाने लगते हैं कि तुम लोग कुएं के मेढक बन के बैठे हो, समुद्र में निकलो। अब दोस्त आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो कौन सा टेस्ट सीरीज देंगे। दूसरी तरफ गगन सर जीतू भैया को इग्नोर कर रहे थे और पूजा मैम जीतू भैया से कहने लगती है कि तुम लोग गलत टॉपिक पर लड़ रहे थे, ये सोचो कि अगले साल केमिस्ट्री टीचर कौन आएगी। जीतू भैया को एक स्टूडेंट मिलता है जिसकी भी दादी बीमार है, इसीलिए वो घर जाना चाहता है, तो जीतू भैया उसे फ्लाइट के लिए पैसे देते हैं और कहते हैं कि जल्दी जाकर वापस आने। शिवांगी टेस्ट सीरीज देकर निकलती है तो उसे नताशा नाम की स्टूडेंट बात करने लगती है और उसे कुछ सवाल पूछती है, मगर उदय आ गया था तो शिवांगी वहां से चली जाती है और वो भड़ास निकालने लगती है कि क्वेश्चंस कितने टफ आए थे। जीतू भैया गगन सर के घर पहुंच जाते हैं और वो लोग आगे के बारे में बात कर रहे थे कि वो नए टीचर्स कहाँ से लाएंगे। गगन सर कहते हैं कि नए टीचर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन एमर्स ज्वाइन करेगा कौन। दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ था जीतू भैया उसके बारे में बात करते हैं तो गगन सर कहते हैं कि मुझे बुरा तो लगा था, लेकिन अब उसके बारे में भूल जाइए। मगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोचिंग सेंटर चलाना है तो रैंकर्स तो चाहिए ही होंगे। अब सारे स्टूडेंट जाते हैं टेस्ट सीरीज देने के लिए, लेकिन उदय के जगह पर मीना जाता है और फोटो काफी ब्लर था, इसीलिए उसे अंदर भेज दिया जाता है। अब एग्जाम देने के बाद जब वो तीनों घर आते हैं तो शिवांगी को फोन पर नताशा से झगड़ते हुए देखते हैं, जो वो नताशा से कह रही होती है कि वो उसके साथ ग्रुप स्टडी नहीं कर सकती। शिवांगी भी काफी घबराई हुई थी क्योंकि उसका भी काफी सारा टॉपिक क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ मीना और वैभव चैलेंज करते हैं कि टेस्ट सीरीज में किसका सबसे अच्छा रैंक आएगा। अब मीना मतलब कि उदय का रैंक सबसे अच्छा आया था, तो वो अपने पापा को फोन करके बताता है कि उसका रैंक वैभव से भी अच्छा आया। अब अगली बार वैभव के भी रैंक अच्छे आते हैं, लेकिन आखिर में मीना ही जीत जाता है। लेकिन उन्हें ये शौक लगता है कि वो लोग अभी भी 9,000 10,000 रैंक में अटके हुए हैं, ऐसे में उनका सिलेक्शन होगा कैसे। शिवांगी वहां पर आती और कहती है कि उसका भी रैंक 600 से गिरकर 700 हो गया। इसमें दोनों हैरान हो जाते हैं कि इतने अच्छे रैंक आने पर भी वो नीट क्लियर नहीं कर पाएगी। शिवांगी कहती है कि मुझे एम्स क्लियर करना है। दोनों जीतू भैया से मिलते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि वो लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। जीतू भैया उनसे कहने लगते हैं कि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, अब पुराने पेपर्स बैठकर सॉल्व करो। कोचिंग के बाद शिवांगी उदय का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो आया ही नहीं था। उससे मिलने के लिए नताशा आती है और उसे टॉपिक डिस्कस करने लगती है और अब शिवांगी को नताशा के बातों में इंटरेस्ट आने लगता है जब उसे पता चलता है कि नताशा भी एम्स को टारगेट कर रही है। तभी उदय उसे लेने के लिए आता है, मगर शिवांगी उसे कहती है कि तू जा, मैं बाद में आ जाऊंगी। उसके बाद वो बाकी के स्टूडेंट्स के साथ टॉपिक डिस्कस करने लगती है। बबलू जीतू भैया को दिखाता है कि वो लड़का जो दादी की बीमारी का नाटक करके जयपुर गया था, वो अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा था। जीतू भैया को वो समझाता है कि इन जैसे स्टूडेंट्स की मदद करके आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इन्हें अपने फ्यूचर की ही नहीं पड़ी। बबलू के कहने पर वो उस स्टूडेंट के फादर को कॉल करने वाला था, लेकिन वो नहीं करता। क्लास में जीतू भैया वैभव से बोर्ड पर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं और वो काफी सारे कमियां निकालते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं कि 12th के बोर्ड एग्जाम में सारे सिंबल्स को डिनोट करना पड़ता है और उनके बारे में लिखना भी पड़ता है कि किसका क्या मतलब है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। जीतू भैया से मिलने के लिए राजस्थान एजुकेशन मिनिस्ट्री से सेक्रेटरी आते हैं जिनका नाम है मनवेंद्र चौहान, और उन्होंने जीतू भैया के पॉडकास्ट को देखा और उसे पता है कि जीतू भैया को गवर्नमेंट के बनाए हुए एजुकेशन पॉलिसी से प्रॉब्लम है, इसीलिए वो बात करने के लिए आए हैं। जीतू भैया की बात सुनते हैं
और बताने लगते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कमेटी को बनाया है और वो जीतू भैया को इस कमेटी का हिस्सा बनने को कहते हैं। जीतू भैया कहते हैं कि मैं तो बस एक टीचर हूँ, मगर मनवेंद्र उसे समझाते हैं कि हमें एक टीचर की ही जरूरत है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की। अब इसके लिए जीतू भैया को जयपुर जाना होगा, मगर वो ऐसे समय में अपने स्टूडेंट को छोड़कर नहीं जा सकते जब जॉइंट एग्जाम इतना सामने है। मनवेंद्र जीतू भैया को समझाने लगते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा लेने से आप लाखों स्टूडेंट्स की मदद कर पाएंगे। उदय अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने के लिए गया हुआ था कि तभी उसके पापा का कॉल आता है और वो अपने पापा को झूठ झूठ कहने लगता है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। वैभव को एक मैथ के प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही थी, तो उसके टीचर कहने लगते हैं कि ये तो काफी आसान सा सवाल है और ये भी कहते हैं कि लगता है तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। इस बार पेपर IIT बॉम्बे बना रही है। आखिरी बार उन लोगों ने 2015 में पेपर बनाया। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस बनाते हैं कि स्टूडेंट्स के पसीने छूट जाते हैं। ये सुनकर तो यहाँ भी स्टूडेंट्स के पसीने छूटने लगते हैं। अब इतना कम नहीं था कि वो टीचर ये भी कह देते हैं कि पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन भी था जो यहाँ के फैकल्टी मेंबर भी सॉल्व नहीं कर पाए। 1 घंटा लग गया। अब ये सुनकर तो वैभव बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो मीना को ये सारी बात बताता है। इसके बाद वो लोग सीरियसली बैठकर पढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ उदय गेम खेलने में बिजी था। बाद में उसका एक दोस्त भानु ड्रिंक लेकर आया था, लेकिन उदय कहता है कि वो ड्रिंक नहीं करता। मीना और वैभव पुराने पेपर सॉल्व कर रहे थे और उनके काफी कम मार्क्स आए थे। अब अगले दिन जीतू भैया के क्लास में दोनों नहीं आते। तभी उन्हें उदय के बारे में खबर मिलती है, तो वो सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उदय का एक्सीडेंट हो गया था। उसके पैर में हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है और सर पर चोट आई है। तभी वहाँ पर उदय के मम्मी पापा आ जाते हैं और तब जाकर सभी को सच पता चलता है कि उदय ड्रिंक करके स्कूटी चला रहा था और इसीलिए उसका एक्सीडेंट हुआ। उसकी माँ बहुत चिल्लाने लगती है, जो वो बिल्कुल सही कर रही थी। ये सब सुनकर उदय काफी उदास हो गया था। जीतू भैया डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए था, जिसमें वो फेल रहा। डॉक्टर उसे कहती है कि वो बेकार ही खुद को दोष दे रहा है, जो हुआ उसमें तो उस लड़के के ही गलती थी। फिर वो जीतू से कहती है कि तुम्हें अच्छे से पहले हील होना होगा, तुम्हें अभी फिलहाल रेस्ट करने की जरूरत है, अपने स्टूडेंट से थोड़ा डिटैच हो जाओ। अब हम अग्रवाल सर को देखते हैं, जो पूजा से बात कर रहे थे और पूजा अग्रवाल सर की बेटी है। सर पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो एम्स में पढ़ाना कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहती, जिस पर पूजा कहने लगती है कि उसे जयपुर जाना है, वो बस कोटा से निकलना चाहती है। वो अपने पापा से कह रही होती है कि अब कोटा एक फैक्ट्री बन गया है, यहाँ बच्चों का मास प्रोडक्शन होता है। अग्रवाल सर पूजा को समझाते हैं कि तुम चाहे कहीं भी चली जाओ, इस माहौल से नहीं बच सकती, तुम्हें बस खुद को तैयार करना होगा। जीतू भैया अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि अब क्लासेस मिस ना करने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट होता है जो वैभव और मीना का मजाक उड़ाता है, क्योंकि उनसे 2015 का जॉइंट का पेपर सॉल्व नहीं हुआ। वो उनसे कहता है कि एक बार बोर्ड के पेपर को भी बनाकर देखो, क्या पता 75 भी ना आए, और वो उन दोनों पर हंस कर चला जाता है। तभी वर्तिका बताती है कि एग्जाम डेट आ चुके हैं और वो ये देखकर कि बोर्ड और मेंस के एग्जाम के बीच गैप बहुत ही ज्यादा कम है, वहाँ वैभव का गुस्सा फूट निकलता है और वो लंबा चौड़ा भाषण देने लगता है कि आखिर वो कैसे तैयारी करेंगे, वो बोर्ड के लिए तैयारी करेंगे या IIT के लिए। वो ये भी कहने लगता है कि वो बेकार ही कोटा आया। अब ये देख करके कि वैभव चुप ही नहीं हो रहा था, गगन सर उन सभी से बात करते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि तुम लोग खुद चूज करके बताओ कि कौन से ईयर में IIT का पेपर आसान हुआ था। वो बच्चों को समझाते हैं कि अभी भी पेपर बहुत दूर है, अभी समय है, ये सोच कर के आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, पेपर कौन बनाएगा, टाइम टेबल, बोर्ड एग्जाम, ये सब पर ध्यान न देकर सिर्फ एक चीज पर फोकस करो, समय के साथ एक कदम आगे बढ़ाओ, जहाँ तुम्हें पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओगे। मीना, वैभव और शिवांगी उदय से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए हुए थे, तो उदय उन्हें बताने लगता है कि उसके मम्मी पापा उसे कोटा से लेकर जा रहे हैं, इसलिए वो लोग जीतू भैया को बुलाते हैं उदय के मम्मी पापा को रोकने के लिए, लेकिन उदय की मम्मी रुकने वाली नहीं थी। वो जीतू भैया को देखकर कहने लगती है कि मुझे लगा था कि आप बच्चों की देखभाल करते हैं, लेकिन आपने उदय पर ध्यान नहीं दिया। उदय यहाँ पर गेम खेलता है, दारू पीता है, एक्सीडेंट के समय वो दारू पिया हुआ था। अब ये सब सुनकर जीतू भैया फ्रस्ट्रेट हो गए थे और वो कह देते हैं कि आपका बेटा है, ले जाइए, जो करना है करिए। अब ये देखकर पूजा मैम सिचुएशन संभालने आती है और उदय की माँ से कहने लगती है कि आप इसे घर लेकर चली जाएंगी तो क्या सब कुछ सही हो जाएगा। उसकी माँ कहती है कि वो अपने बेटे पर पाबंदी लगा के रखेगी, घर पर उस पर नजर रखेगी। तो पूजा मैम कहती है कि जब आपका बेटा कॉलेज जाएगा तब क्या करेंगे, तब वो बुरी संगत में नहीं फंसेगा।
जॉब करने जाएगा वहाँ भी तो उसे बुरी संगत मिल सकती है। आप बुरे संगत से भाग तो नहीं सकते, बस अपने बच्चे को तैयार जरूर कर सकते हैं। उदय अपने मम्मी पापा से माफी मांगता है और बहुत रोने लगता है और उसकी माँ उदय को गले लगाती है और कहती है कि जब तक तेरा एग्जाम खत्म नहीं हो जाता मैं तेरे साथ यहीं रहूंगी। अब दोस्त लोग भी खुश हो जाते हैं कि उदय यहाँ से नहीं जाने वाला था। दूसरी तरफ पूजा जयपुर वाले इंस्टीट्यूट से रिजाइन दे देती है क्योंकि अब वो मन बना चुकी है कि वो यहीं कोटा में रहकर एमर्स में पढ़ाना चाहती है। दूसरी तरफ जीतू भैया अपने घर के दीवार पर सीलन को देखकर चिंता में आ गए थे। अब कहानी एकदम से जंप करके चली जाती है उस समय को दिखाते हुए जब मेंस के एग्जाम का रिजल्ट निकलने वाला था। खैर तीनों दोस्त उदय से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि उसका प्लास्टर आज कटने वाला था। शिवांगी बहुत खुश थी और उसे कहने लगती है कि अब तेरी मम्मी को तेरे कच्छे नहीं बदलने पड़ेंगे, वैसे तेरा एक कच्छा मेरे पास रह गया है। उदय कहता है पीछे देखने के लिए तो उसकी माँ वहाँ पर बैठी हुई थी और शिवांगी शॉक्ड हो जाती है कि वो क्या बोल गई। खैर तभी उन तीनों को पता चलता है कि वैभव, मीना, वर्तिका और मीनल सभी का मेंस क्लियर हो गया। कोचिंग सेंटर का फैकल्टी सेट हो गया था, लेकिन पता नहीं अचानक जीतू भैया एमर्स और कोटा छोड़ने का प्लान बनाते हैं। दोनों टीचर उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर जीतू भैया अपना मन बना चुके थे और वो कहते हैं कि वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए और वो क्लियर कर देते हैं कि वो अभी नहीं जा रहा, जेई एडवांस होने के बाद। अब वो लोग सारे स्टूडेंट से मिलते हैं जिनका मेंस क्लियर हो गया था और पूजा उन्हें आगे के प्लान के बारे में बताने लगती है और कैसे उन्हें एडवांस क्लियर करना होगा। शिवांगी नीट एग्जाम देखकर आती है और उसका एग्जाम अच्छा गया था और वो अपने घर वापस जाने वाली थी, लेकिन जाने से पहले वो अपने दोस्तों से मिलना चाहती थी। शिवांगी इमोशनल होकर सभी को गले लगाती है क्योंकि वो सभी को बहुत मिस करने वाली थी। जाते जाते वो अपने बॉयफ्रेंड उदय से कहती है कि खुद भी पढ़ना, बाकियों को भी पढ़ने देना, क्योंकि अब तुम लोगों का एडवांस अभी भी बाकी है। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई में लगे होते हैं और अब जेई एडवांस के लिए सिर्फ एक दिन बाकी है। वैभव वर्तिका को कॉल करता है और दोनों का एग्जाम सेंटर अलग अलग था। अब वो दोनों मिल भी नहीं पाएंगे। दोनों एक दूसरे को गुड लक कहते हैं और फाइनली एग्जाम का दिन आ जाता है और वैभव को उसकी मम्मी सुबह के 6 बजे उसे कॉल करके उठाती है। मीना तो सुबह 5 बजे से ही तैयार होकर बैठा हुआ था, फिर वो भी एग्जाम देने के लिए निकल जाता है। वैभव जाने से पहले सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से देख लेता है, फिर वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचता है। वहां पर जीतू भैया, गगन सर, पूजा मैम सभी को इंस्ट्रक्शन समझाने लगते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल ठंडे माथे से पेपर सॉल्व करना। फिर हम वैभव को देखते हैं जो गलती से दूसरे ही एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गया था। BR मित्तल कॉलेज उसका सेंटर था, लेकिन वो पहुंच गया BR मित्तल हाई सेकेंडरी स्कूल। अब वो किसी तरह लिफ्ट मांग कर अपने सेंटर के लिए निकलता है। दूसरी तरफ एग्जामिनेशन सेंटर पर सभी लोग वैभव का इंतजार कर रहे थे। अब वैभव किसी तरह एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचता है और खैर सभी बच्चे अपना एग्जाम दे रहे होते हैं और एग्जाम खत्म होने के बाद वैभव, मीना और उदय एमर्स कोचिंग सेंटर पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें एक पेरेंट मिलते हैं जो अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर आए थे, जो स्टूडेंट से पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है। तो वो तीनों अपने जीतू भैया के बारे में बहुत तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि वो पढ़ाते नहीं बल्कि फील कराते हैं। इसके बाद तीनों जीतू भैया से मिलते हैं तो उन्हें भी बुरी खबर वो सुना देते हैं कि वो कोटा छोड़कर जा रहा है। तीनों को पहले लग रहा था कि ये मजाक है, लेकिन जीतू भैया कहते हैं कि यह सच है। तुम लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम भी तो कोटा छोड़कर चले जाओगे। सभी को आगे बढ़ना पड़ता है। खैर अब इसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट वाला दिन आ जाता है और सभी लोग साइबर कैफे के बाहर खड़े थे, लेकिन सर्वर डाउन चल रहा था और उनसे मिलने के लिए शिवांगी भी पहुंच जाती है और सभी लोग काफी खुश हो गए थे। और वो लोग रिजल्ट चेक करते हैं तो उदय का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। वर्तिका का क्लियर हो चुका था, जिस पर वो काफी खुश हो जाती है। फिर मीना को कॉल आता है और पता चलता है कि मीनल, जिसे मीना पसंद करता था, उसका भी क्लियर हो गया और उस लड़की का रैंक 154 आया है, जिस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद मीना को फिर से कॉल आता है और पता चलता है कि मीना का भी कट ऑफ क्लियर हो चुका है। वो काफी खुश होकर अपनी माँ को कॉल करता है। प्रोडिजी क्लासेस के बाहर में सभी लोग जश्न मना रहे थे क्योंकि वहाँ पर करीब 100 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन IIT में हो गया है, जिसमें एक मीनल भी थी। फिर वहाँ पर मीना आता है क्योंकि उसका भी सिलेक्शन हो गया था। दोनों मिलते हैं और दोनों काफी खुश हैं कि तभी मीना को पता चलता है कि वैभव का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिससे सभी दोस्त थोड़े उदास थे। वैभव अपने कमरे में उदास अकेला बैठा होता है और उसे मिलने के लिए जीतू भैया आते हैं और वो उसे गले लगाकर रोने लगता है। वो वैभव को संभालते हैं। वैभव इसलिए रो रहा है क्योंकि अब वो अकेला पड़ गया है। सभी का सिलेक्शन हो गया और अब तो जीतू भैया भी कोटा छोड़कर जा रहे हैं। उसे लगने लगता है कि इस बार भी उसका नहीं
नहीं होगा। जीतू भैया आखिरकार कोटा छोड़कर जा रहे थे और सारे स्टूडेंट्स उनका आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि जीतू भैया स्टूडेंट्स के लिए किसी भगवान से तो कम नहीं थे। रास्ते में वो वैभव को भी देखते हैं जो शायद अपने घर जा रहा था और इसी के साथ कोटा फैक्ट्री सीजन 3 यहीं पर एंड हो जाती है। अगर इस सीरीज की बात की जाए तो सीजन 1 सबसे अच्छा था, बिल्कुल मास्टर क्लास, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 3 को सिर्फ स्ट्रेच किया गया है और लास्ट के 2 एपिसोड में तो हर चीज इतना फटाफट होता है कि समझ ही नहीं आता। अचानक से जेई मेंस का रिजल्ट निकल जाता है। कैरेक्टर्स भी ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो आगे बढ़ ही नहीं रहे, वो इवॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, वो एक ही गलती करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आया कि वर्तिका का हो गया लेकिन वैभव का क्यों नहीं हुआ। वैभव उसे पढ़ाई में अच्छा था, उसका मार्क्स भी अच्छा आता था। खैर, आपको क्या लगता है, आपको कोटा फैक्ट्री सीजन 3 कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।